हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो यू आर ऑल वेलकम टू अनदर लेक्चर सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2। ऑलरेडी हमने फंडामेंटल राइट्स को लेके एक अलग से वीडियो बनाया है। हमारी ये सजेशन रहेगी कि सबसे पहले आप उस वीडियो को अच्छे से देख लें ताकि आप फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में जान सको। आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे रिट पेटिशंस पे। यानी अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या हाई कोर्ट जा सकते हो और वहाँ पे आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 के तहत आप वहाँ पे रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट होता है। तो कौन कौन सी तरह की रिट पिटीशन है जिनको फाइल किया जाता है, इन सब पे आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये जो आर्टिकल 32 है जो डील करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को लेके, तो इसको बी आर अम्बेडकर ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था। मतलब ये जो आर्टिकल 32 है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, हार्ट है, दिल है, सोल यानी आत्मा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का दिल है और कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्ट या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या हाई कोर्ट जा सकते हो और रिट पिटीशन वहाँ पे फाइल कर सकते हो। ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? ये वो राइट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें देता है। और कौन से पार्ट में होते हैं? ये पार्ट 3 में होते हैं। इसलिए दिए गए हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी एक डिग्निफाइड मैनर में जी सकें। अब सीधे आते हैं हम रिट पिटीशंस पे। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हीबियस कॉर्पस को। तो पहली रिट पिटीशन जो इशू की जाती है दैट इज कॉल्ड हीबियस कॉर्पस। अब हीबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव बॉडी ऑफ, मतलब टू हैव द बॉडी। बॉडी कहाँ है यानी इंसान कहाँ है। अब आसान लैंग्वेज में अगर इसको हम समझेंगे, आसान लैंग्वेज में ये है कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी इंसान है, अगर उसको पुलिस जो है वो डिटेन करती है तो 24 घंटे के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, यानी कोर्ट के सामने आपने उसको पेश करना है। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा क्या उसकी डिटेंशन को हम जारी रखें या उसको हम फ्री कर सकें। तो कहने का मतलब ये है कि जो डिटेंशन है अगर वो इलीगल होगी, मतलब अगर किसी को इलीगल तरीके से डिटेन किया गया तो कोर्ट उसको रिलीज कर सकती है, तो कोर्ट उसको रिलीज कर सकती है। तो दस दिस रिट इज बुलवार्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। तो ये जो रिट है ये किसके बारे में बात करती है? ये बात करती है इंडिविजुअल लिबर्टी की, यानी हमारी आज़ादी की, कि आपसे आपकी आज़ादी कोई छीन नहीं सकता है। इलीगल तरीके से आपको कोई भी डिटेन नहीं कर सकता। अगर किसी ने डिटेन किया, कोई भी अथॉरिटी हो, पुलिस हो या कोई भी अथॉरिटी होती है, तो 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अब ये किसके अगेंस्ट इशू की जा सकती है? ये इशू की जा सकती है अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ये कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो उनके अगेंस्ट भी इशू हो सकती है और कोई पब्लिक अथॉरिटी हो तो उनके अगेंस्ट भी इसको इशू किया जा सकता है। तो ये तो हो गया मतलब हीबियस कॉर्पस का। अब हीबियस कॉर्पस को लेके हमारे आज़ाद भारत में बहुत ही कुछ फेमस केसेस हुए हैं, जैसे एडीएम जबलपुर वर्सेस शुकांत शुक्ला। तो ये केस कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में ये केस हुआ था। तो इस केस को हम कहते हैं हीबियस कॉर्पस केस भी कहते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी। ये सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी 5 जजेस की। तो फैसला आया था 4-1 से, मतलब 4 जजेस की एक राय थी और एक जज की अलग से राय थी। तो यहाँ पे क्या जजमेंट आई थी? यहाँ पे ये जजमेंट आई थी held that Stetson had no locus standi to move the court for habeas corpus during an emergency, effectively allowing arbitrary detention। यानी इमरजेंसी जब हो उस टाइम लोगों के पास कोई पावर नहीं है कि वो कहीं पे भी, चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं और ये रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। कौन सी रिट पिटीशन? हीबियस कॉर्पस वो फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ये जजमेंट आई थी, किस केस में आई थी? एडीएम जबलपुर वर्सेस शुकांत शुक्ला। लेकिन एक जज थे जिन्होंने अलग से अपना डिसेंट जाहिर किया था, जो एग्री नहीं हुए थे उस बात से, वो थे जस्टिस एच आर खन्ना। इन्होंने कहा था फेमसली dissented, arguing that the right to life exists independently of the constitution and cannot be suspended। ये कहते हैं कि जो ये राइट टू लाइफ है, हमारा जीने का अधिकार, इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता चाहे इमरजेंसी ही क्यों ना हो।
तो ये केस जो था एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस का जो जजमेंट था, जिसको हेड कर रहे थे तब के जस्टिस आई थिंक जस्टिस पीएन भागवती। तो इस केस को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया बाद में, यानी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी इस केस को लेके। उसके बाद 2017 में एक केस होता है केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो राइट टू प्रिवेसी है ये एक फंडामेंटल राइट है, और जो रूलिंग उन्होंने एडीएम जबलपुर वाले केस में दी थी बिल्कुल उसका उल्टा यहाँ पे दिया गया, यानी उस फैसले को पलट दिया गया। किस केस में? के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, कि राइट टू प्रिवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है। किस एम्बिट में? 14, 19 और 21 के तहत। एक और केस था, वो था रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। देखिए ये केसेस में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कभी कभी कि कौन सा केस जो है किस रिट पिटिशन के बारे में है। तो रुदल शाह केस था वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या था कि रुदल शाह को 14 साल की जेल हुई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट आई? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हिज इमीडिएट रिलीज। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इनको जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए, एंड अवॉर्डेड हिम मॉनिटरी कंपनसेशन, यानी इनको मिला पैसा, मॉनिटरी कंपनसेशन, जो 14 साल जेल में रहे ये। एस्टैब्लिशिंग दैट द स्टेट इज लाइबल टू पे फॉर वायलेटिंग पर्सनस फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी, यानी यहाँ पे जो स्टेट है उसकी पूरी गलती है कि उन्होंने किसी शख्स का जो राइट टू लिबर्टी, जीने का अधिकार है, उसको वायलेट किया। तो ये रूलिंग थी किस केस में? ये थी रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो ये जो 2-3 केसेस हैं बहुत ही फेमस केस हैं। उसके अलावा भी बहुत केसेस हैं, लेकिन ये हमने 2-3 केसेस ही डिस्कस किए हुए हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। ये तो हमने हिबेस कॉर्पस के बारे में देखा और कौन कौन से केसेस थे इसमें। अगली रिट पिटिशन है, उसको कहते हैं हम मैंडेमस। तो मैंडेमस का मतलब है वी कमांड। इट इज कमांड इशूड बाय कोर्ट टू पब्लिक official asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform। यानी इसमें जो है कोर्ट जो है ऑर्डर करता किसी पब्लिक ऑफिशियल को कि वो अपनी ड्यूटीज निभाए, वो अपनी ड्यूटीज जो है, जो उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज है, वो उनको अच्छे से निभाए, या वो निभाने में क्या हो गया? फेल हो गया। तो इस तरह की जो रिट होती है उसको कहते हैं हम मैंडेमस। तो ये किसके अगेंस्ट इशू की जा सकती है? कैन बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी, कोई भी पब्लिक बॉडी हो, कॉरपोरेशन हो, इंफीरियर कोर्ट हो या ट्रिब्यूनल हो, किसी के भी अगेंस्ट इसको इशू किया जा सकता है। द रिट ऑफ मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इसको इशू नहीं कर सकते हो। टू इन्फोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन, या कहीं पे कोई डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस की अगर बात है तो वहाँ पे इस रिट को इशू नहीं किया जा सकता। अब आगे इसके एग्जांपल देते हैं। फेमस केस ऑफ मैंडेमस। अब मैंडेमस को लेके कुछ एक फेमस केस हुआ था, वो हुआ था विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक बहुत बड़ा केस हुआ था 1998 के आसपास, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। यानी ये जो था ये जैन हवाला स्कैंडल है, ये केस उसके रिलेटेड था। इसमें क्या था कि जो पेटिशनर्स थे उनको ये लगा कि जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो अपना काम जो है केस में अच्छे से नहीं कर रही है। उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक पीआईएल फाइल कर दी। किसके अगेंस्ट फाइल कर दी? इन्होंने सीबीआई के अगेंस्ट फाइल कर दी। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी उस केस में? सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया issued a continuing mandamus, meaning it did not close the case after one order but kept it pending to monitor the progress of investigation periodically। मतलब यहाँ पे कोर्ट ने जब इसको सुना, इस केस को, कोर्ट को लगा कि ऐसी कुछ कमी है, तो उन्होंने केस को क्लोज नहीं किया, अलबत्ता ये किया कि जो केस था उसकी जो मॉनिटरिंग होने लगी पीरियडिकली, सुप्रीम कोर्ट केस को खुद मॉनिटर कर रहा था। तो ये एक एग्जाम्पल है किसकी? मैंडेमस की। यानी अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी जो है या पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में जो है फेल हो जाता है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस तरह की रिट पिटीशन इशू कर सकती हैं, जैसा हमने विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में देखा। आगे एक और रिट है, दैट इज कॉल्ड प्रोहिबिटेशन। जैसे वर्ड ही है, प्रोहिबिटेशन का मतलब होता है किसी को रोकना, कि हम प्रोहिबिट करते हैं किसी को काम करने से। लिटरेरी इट मीन्स टू फॉरबिड। इट इज इशूड बाय हाई कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल टू प्रिवेंट लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन। यानी ये हाई कोर्ट इशू कर दी है किसी लोअर कोर्ट को या किसी ट्राइब्यूनल को, ठीक है, इशू किया जाता है कि वो किसी केस की सुनवाई ना करे, या कोर्ट को ऐसा लगता है कि कहीं पे नेचुरल जस्टिस नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ है, तो
उस केस की सुनवाई पे जो है एक तरीके से रोक लगा दी जाती है। तो इसको कहते हैं हम प्रोहिबिटेशन। या हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो मामला चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुन रहा है या कोई ट्राइब्यूनल सुन रहा है, ये उसकी जुरिडिक्शन से बाहर है, यानी इसके इख्तियार से बाहर है। तो वहाँ पे जो रिट इशू की जाती है कौन सी होती है? प्रोहिबिटेशन इशू की जाती है। तो प्रोहिबिटेशन क्या करता है? इट डायरेक्ट इनएक्टिविटी, ये इनएक्टिविटी को डायरेक्ट करता है। द रिट ऑफ प्रोहिबिटेशन कैन बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। तो ये चाहे जुडिशियल आपकी अथॉरिटी हो या बॉडी हो, जुडिशियल बॉडी हो या क्वासी जुडिशियल हो, दोनों के खिलाफ इशू किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, ये क्वासी जुडिशियल क्या है? क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ क्या होती हैं? ये वो बॉडीज़ हैं, ये बिल्कुल कोर्ट की तरह काम करती हैं। एक्चुअल में कोर्ट नहीं होती, कोर्ट की तरह इनके पास पावर होते हैं, लेकिन दे आर नॉट फुल फ्लेज्ड कोर्ट, बट दे वर्क लाइक कोर्ट। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है पार्टी रिकॉग्नाइजेशन को लेकर या कोई चीज़, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनको देखते हैं। इसी तरीके से हमारा CIC होता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। जैसे हम RTI के ज़रिए कहीं एप्लीकेशन फाइल करते हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो इसके अगेंस्ट, उस ऑफिसर के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हो। कहाँ पे? CIC में फाइल कर सकते हो। तो ये जो बॉडीज़ हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, CIC हो गया, इसी तरीके से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये हैं क्वासी जुडिशियल बॉडीज। ओके, तो ये तो था हमारा प्रोहिबिटेशन। अगली रिट होती है दैट इज कॉल्ड सर्टोरी। इसका मतलब क्या है? टू बी सर्टिफाइड। इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल ईदर टू ट्रांसफर ए केस पेंडिंग विद लेटर टू इटसेल्फ और क्वाश द ऑर्डर ऑफ लेटर केस। देखिए, ये भी इशू होता है हाई कोर्ट से। या हाई कोर्ट से किसको इशू होगा? किसी लोअर कोर्ट को हो सकता है, या सुप्रीम कोर्ट से होगा हाई कोर्ट को। तो इसी तरीके से हाई कोर्ट से कहीं लोअर कोर्ट को इशू किया जाता है या किसी ट्राइब्यूनल को इशू किया जाता है। किस लिए इशू किया जाता है? अगर हाई कोर्ट को लगता है कि वहाँ पे नेचुरल जस्टिस नहीं हुआ है, ये जो फैसला है वो गलत हो गया है। मान के चलिए, आप एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि अगर ट्राइब्यूनल में आपका कोई केस है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई केस है, तो वहाँ पे आपके अगेंस्ट कोई जजमेंट हो जाती है। अगर वहाँ पे एरर ऑफ लॉ हो गया, तो उस केस में हाई कोर्ट जो है इस तरह की रिट जो है इशू कर सकती है कि उस जजमेंट को टोटल या तो क्वाश कर दिया जाता है या वहाँ पे केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कहाँ से? लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अनलाइक प्रोहिबिटेशन विच इज़ ओनली प्रिवेंटिव, सर्टोरी इज़ बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। तो ये जो प्रोहिबिटेशन में तो रोक लगा दी जाती, इनएक्टिविटी की बात होती है, लेकिन जो ये दूसरी हमारी रिट पिटीशन है, इसमें क्या है? इसमें अगर कोई गलती भी हो गई, कोई जजमेंट पास भी हो गया, उस जजमेंट को भी ठीक किया जा सकता है, यानी ये क्यूरेटिव है, इसको ठीक किया जा सकता है। तो ये किसके अगेंस्ट इशू होती है? ये चाहे जुडिशियल बॉडी हो, जो मैंने आपको पहले कहा, चाहे क्वासी जुडिशियल बॉडी हो, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हो, उनके अगेंस्ट भी इसको इशू किया जा सकता है। ठीक है, ये नॉट लिखा है, लेकिन नॉट नहीं है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग थी 1993 में, तो उसके बाद जो है ये किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है। ओके, आगे है हमारा को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी आप किस अथॉरिटी से यहाँ हो। बाय व्हाट अथॉरिटी, आपकी क्या अथॉरिटी है। तो इस तरह की रिट जो है इशू की जा सकती है अगर कोर्ट को कहीं ये लगता है कि कोई भी शख्स, कोई इंसान किसी पब्लिक ऑफिस में बैठा हुआ है, उसने कोई सब्सटेंसिव पोस्ट पे बैठा हुआ है, तो अगर उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो गलत है, इलीगल है, तो उसको वहाँ से हटा दिया जा सकता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम को वारंटा। लेकिन ये सिर्फ इशू किया जा सकता है किसके लिए? अगर वहाँ पे पोस्ट क्या हो, वो सब्सटेंसिव हो, राइट, यानी लीगैलिटी, कि अगर कोई शख्स जो है कहीं किसी ऑफिस में बैठा हुआ, किसी पोजीशन पे बैठा हो, तो उसकी क्या लीगैलिटी है, क्या वो सही है या गलत है। अगर गलत हो तो उसके अगेंस्ट जो है ये रिट पिटीशन इशू किया जा सकता है। ओके, उसको कहते हैं हम को वारंटो। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इसमें क्या है कि जैसे इट कैन नॉट बी इशूड इन केसेस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस। तो अगर मिनिस्ट्रियल ऑफिस की बात करें या प्राइवेट ऑफिस की बात करें, तो वहाँ पे इसको इशू नहीं किया जा सकता। तो ये तो थी अलग अलग तरह की रिट पिटीशन जो हमने डिटेल में देखी। हिबियस कॉर्पस देखा, हम मैंडेमस देखा हमने, प्रोहिबिटेशन, सर्टोरी एंड को वारंटा। अब हम आते हैं थोड़ा रिट ज्यूरिडिक्शंस पे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट
भी रिट इशू कर सकते हैं और हाई कोर्ट भी रिट इशू करता है। तो हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट जुरिडिक्शन में। तो 3 चीज़ों पे डिफरेंस है। पहला तो ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32। लेकिन अगर आपका कोई दूसरा लीगल राइट वायलेट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप कहाँ हैं, उसके अगेंस्ट जो है हाई कोर्ट रिट जो है वो इशू कर सकता है। यानी जो हाई कोर्ट की जो रिट जुरिडिक्शन है इशू करने की, वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट में तो अंडर आर्टिकल 32 ही जाया जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट में आप किसी भी मैटर के लिए जा सकते हो। वही यहाँ पे लिखा गया है, द एक्सप्रेशन फॉर एनी अदर पर्पज रेफर टू इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डिनरी लीगल राइट। यानी अगर आपका कोई ऑर्डिनरी लीगल राइट भी वायलेट होता है तो वहाँ पे आप हाई कोर्ट में जाके जो है रिट पेटिशन जो है दायर कर सकते हो। यानी जो रिट जुरिडिक्शन हाई कोर्ट की है वो ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट से। नेक्स्ट इसमें क्या है, फिर आती है बात टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस की। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी के अगेंस्ट भी रिट इशू कर सकता है, किसी भी इंसान के अगेंस्ट, किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट थ्रू आउट द कंट्री, यानी पूरे इंडिया में। तो क्या हाई कोर्ट ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। हाई कोर्ट की अपनी एक जोग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं, वो वहीं उसकी जुरिडिक्शंस होती हैं। जैसे अगर एग्जांपल से हम समझेंगे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, तो इसकी जो जुरिडिक्शन है वो जम्मू कश्मीर और अभी लद्दाख यूनियन टेरिटरी तक ही है। तो ये फ़र्क है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, किसको लेके, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन को। कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट की वो ज़्यादा होती है। अगला, उसके अलावा रेमेडी अंडर 32 इज इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट। जैसे हम 32वां जो है ना वो तो खुद में ही एक फंडामेंटल राइट है। हैंस सुप्रीम कोर्ट मे नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज द रिट जुरिडिक्शन। इसलिए जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अंडर आर्टिकल 32, तो सुप्रीम कोर्ट पे ये मैंडेटरी है कि उनको वहाँ पे कोर्ट को रिट इशू करनी ही करनी है। लेकिन हाई कोर्ट में क्या है, वो डिस्क्रिशनरी है। डिस्क्रिशनरी का मतलब है कि वो आपकी वहाँ पे रिट इशू कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इज दस कॉन्स्टिट्यूटेड एज डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट। तभी कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट। यानी हाई कोर्ट की जो पावर है वो डिस्क्रिशनरी है, वो इशू कर सकते हैं या कभी रोक भी सकते हैं उस चीज़ में। तो रोक तो बहुत रियरली रोकते हैं, लेकिन ऐसा कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो रिट जुरिडिक्शन है वो डिफ़र करती है। तो पहला तो होगी कि जो रिट जुरिडिक्शन है हाई कोर्ट की वो ज़्यादा होती है, यानी लीगल राइट पे भी हाई कोर्ट जो है रिट जो है वो इशू कर सकती है। और दूसरा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन वो सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा होती है। और तीसरा जो है अंडर आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट क्या है, इट इज़ बाउंड टू डिफेंड द फंडामेंटल राइट। आगे हम चलते हैं। अब इसके थोड़े कुछ क्रिटिसिज्म पे आते हैं। सर आइवर जेनिंग कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पैराडाइज फॉर लॉयर। ये कहते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये वकीलों के लिए एक पैराडाइज है, एक जन्नत है। ठीक है, तो इन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है। उसके अलावा प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी आर्टिकल 22 के तहत जो है क्या है कि किसी भी शख्स को हम प्रिवेंटिव डिटेंशन उसकी ले सकते हैं, उसकी प्रिवेंटिव डिटेंशन। जैसे मान के चलो अगर गवर्नमेंट को कभी ये लगता है कि कोई इंसान, कोई शख्स जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ख़राब कर सकता है, तो उस शख्स को जो है उसको अरेस्ट किया जा सकता है। उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। यानी उसका ट्रायल नहीं होगा, खाली मुकदमा नहीं होगा, उसको अरेस्ट किया जाता है। इससे पहले कि आप लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ो, ख़राब करो, सरकार आपको सीधे जेल में डाल सकती है। तो ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 22। उसके अलावा सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, जो ये फंडामेंटल राइट है। अगर कहीं नेशनल इमरजेंसी हो गई देश में किसी भी कारण, चाहे वॉर हो, कुछ हो, कोई भी सिचुएशन होती है, इमरजेंसी होने के भी अलग अलग कारण होते हैं, तो उस वक्त जो फंडामेंटल राइट है ये सस्पेंड होते हैं। लेकिन सिर्फ 2 आर्टिकल को लेकर, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड किया जाता है। कब? जब देश में इमरजेंसी हो। तो इमरजेंसी कितने तरह की होती है? 3 तरह की इमरजेंसी होती है। एक तो हो गई आपकी नेशनल इमरजेंसी, जो एक्सटर्नल खतरा कभी जंग वंग देश में हो जाए तो 352 के तहत लगाई जाती है आर्टिकल। दूसरी आपकी आती है 356, ठीक है ना, वो होता है आपका जो प्रेसिडेंशियल रूल होता है, राइट।
प्रेसिडेंशियल रूल किसी स्टेट में लगता है। कब? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो स्टेट की जो सरकार है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाता है 356 के तहत। और फिर होता है 360, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। तो इमरजेंसीज को लेके भी हम अलग कभी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा नो परमानेंसी, जैसे ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कोई परमानेंट नहीं, इनको बदला जा सकता है। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी जो है पहले फंडामेंटल राइट था, उसके बाद जो 44th अमेंडमेंट लाया तो उसको हटा दिया गया, यानी अभी जो है राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है। तो इसका मतलब जो जितने भी ये जो फंडामेंटल राइट हैं ये कोई परमानेंट नहीं है, पार्लियामेंट अगर चाहे तो इनको हटा सकती है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म इसमें आता है इसके कि कुछ क्या क्या इसके क्रिटिसिज्म। अभी देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लेके हमने डिस्कस किया था रिट जुरिडिक्शन को, इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे हमने इसको एक जो है पिक्चर लगाई गई है। 32 सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट का है आर्टिकल 226, और 32 का है हार्ट एंड सोल। ये किसने कहा था? अम्बेडकर ने कहा था, बी आर अम्बेडकर। और ये जो 226 है ये क्या है? आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। उसके अलावा जुरिडिक्शन इसकी होती है पैन इंडिया, पूरे भारत में होती है, और हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन विद इन द हाई कोर्ट लोकल जुरिडिक्शन। उसके अलावा पावर नॉट डिस्क्रिशनरी, द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू हियर पिटिशन अंडर आर्टिकल 32। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जो पावर होती है वो क्या होती है? डिस्क्रिशनरी नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट की, तो वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं कि यानी अगर कोई शख्स जो है अंडर आर्टिकल 32 रिट पिटिशन फाइल करता है तो सुप्रीम कोर्ट को वो सुनना पड़ता है उस चीज़ को। जबकि हाई कोर्ट में क्या होता है? द हाई कोर्ट में रिफ्यूज़ टू इशू द रिट। तो हाई कोर्ट जो है वो रिफ्यूज़ कर सकती है क्योंकि इसकी पावर जो है वो डिस्क्रिशनरी है। तो इस चीज़ को आप याद रखें, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है। अब यहाँ पे लास्ट पे कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ जजमेंट है उदित नारायण केस में। इसमें क्या कहा है? सर्टोरी इज नॉट एन अपैलेट रेमेडी बट सुपरवाइजरी वन इंटेंडेड टू करेक्ट jurisdictional error or violation of natural justice. The writs serve to ensure subordinate authorities remain within their legal bounds. यानी ये बात करते हैं जो सर्टोरी है कि अगर कभी कभी मान के चलो कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई गलती हो जाती है किसी जजमेंट को लेके या ट्राइब्यूनल से या हाई कोर्ट से, तो उस जजमेंट को करेक्ट किया जाता है। किसके तहत? वो जो अलग जो रिट इशू की जाती है उसको कहते हैं हम सर्टोरी। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे मतलब है कि सुपरवाइजरी रोल है, ठीक है, कि अगर कहीं पे नाइंसाफ़ी हुई है, नेचुरल जस्टिस नहीं हुआ है, तो उसको करेक्ट करने के लिए ये चीज़ की जाती है। कौन सी चीज़ की जाती है? सर्टोरी रिट जो है वो इशू की जाती है। यानी यहाँ पे सुपरविजन होता है, हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट्स पे होता है और सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट पे सुपरविजन होता है। आई होप कि जितनी भी ये जो रिट पिटिशंस थी हमने इनको डिटेल में पढ़ा। इसमें हमने एक अलग से PYQ सीरीज़ लाई है, तो इसको हम डिटेल में इस सब पे फंडामेंटल राइट्स पे अलग से एक और PYQ सीरीज़ करेंगे, जिससे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में ताकि आपको बहुत फ़ायदा हो। सो थैंक यू।